नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। और आज है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन होता है कृषि दर्शन कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम। रिमझिम है मोती सी बहार, सावन का लगा है त्योहार और भोलेनाथ का है साथ, और आज है सोमवार का त्योहार। तो भाई किसान भाइयों, आज सोमवार है और कृषि दर्शन के कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम भी है। सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज का जो हमारा विषय है वो बेहद खास है। खरीफ फसलों में रोग और कीट नियंत्रण के बारे में आज आपसे चर्चा होगी। आप विषय से संबंधित जो प्रश्न हैं, समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं, सीधे आप स्टूडियो में बात कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे फ़ोन नंबर हम आपको बता रहे हैं। फ़ोन नंबर आप जल्दी से नोट कर लीजिए और हमारे स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है हमारा 0755-266-0232। तो इन नंबरों पे आप फ़ोन करिएगा और खरीफ फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो विशेषज्ञों से भी आपका करा दे परिचय। हमारे साथ जो हमारे आज विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है, जिला सागर से हमारे साथ आए हुए हैं। और हमारे साथ है सफल किसान कनीराम पटेल है, जो भोपाल से हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे कार्यक्रम में आज हमारा कृषि दर्शन का जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन कार्यक्रम है। सर, खरीफ फसलों में रोग और कीट नियंत्रण के बारे में हमें चर्चा करनी है। बात हम ये करेंगे कि मानसून अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, मौसम हल्का सा खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारे जो किसान भाइयों की खरीफ की फसलें लगी हैं, क्या सामयिक कार्य के लिए आप उन्हें निर्देश देते हैं? देखिए, प्रदेश में कुछ स्थानों पे अभी लगातार बारिश हो रही थी। पिछले 3-4 दिनों से बारिश थमी है। तो सबसे पहले तो वो किसान भाई जिनके यहाँ बारिश हो रही थी, अतिरिक्त जो पानी खेतों में है उसको नाली बनाकर निकाल दें। और खाद्यान्न फसलों में, जिसमें खासतौर से मक्का है, मक्के में नत्रजन की कमी चूँकि बारिश हुई है इसलिए प्रतीत हो रही है, तो नत्रजन युक्त जो उर्वरक है उनका उपयोग करें। और यदि फास्फोरस या पोटास के कमी के लक्षण पत्तियों पे दिख रहे हैं, पत्तियों में बैगनी रंग के धब्बे हैं, पत्तियाँ बैगनी हो रही हैं, तो आप घुलनशील उर्वरकों का, जैसे NPK 1744 है, NPK 1261 है, इनका उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे हमारे क्षेत्र जहां अभी विगत 8-10 दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो जहां पे धान की खेती किसान भाइयों ने हमारे की है, किसान भाई देख सकते हैं कि इस तरह से जो पीली पड़ रही हैं पत्तियां, वहाँ पे हम पानी माने सिंचाई का उपयोग करके धान में खास तौर से हम सिंचाई कर सकते हैं। सोयाबीन में यदि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो रही है, तो लाइफ सेविंग इरिगेशन हम स्प्रिंकलर के माध्यम से वहाँ कर सकते हैं, जिससे हमारी फसलों को पानी की वजह से कोई कमी में नुकसान ना हो। बिल्कुल, सामयिक कार्य आपने हमारे किसान भाइयों के लिए बताया खरीफ फसलों के लिए। तो कनीराम जी, आप भी हमारे आज स्टूडियो में हैं। आप क्या करते हैं, कितनी खेती करते हैं, पशुपालन कैसे करते हैं, जरा बताइए। मैडम, मेरा नाम कनीराम पटेल, मैं बरखड़ा नातू भोपाल से हूँ। मेरे पास 5-6 एकड़ जमीन है जी। इसमें धान, सोयाबीन ये खेती करता हूँ। सब्जियां वगैरह? सब्जी, थोड़ी बहुत सब्जी भी लगाते थोड़ी सब्जी लगाते। पशुपालन भी करते हैं क्या? खेती पशुपालन भी करता हूँ। खेती कितने नग अभी आपके पास जानवर हैं? मेरे पास 5-6 जानवर हैं मैडम। कौन सी प्रजाति के हैं? गिर भी है, देसी है, थार पारकर है। तो आप खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं? पशुपालन भी तो करता दोनों को कैसे आप समायोजन करते हैं? दोनों को समय दे देता हूँ मैडम, खेती का भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ हम आपसे चर्चा आप ये भी जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ सागर से हमारे किसान जुड़ रहे हैं, राधे श्याम साहू हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, स्वागत है राधे श्याम जी, प्रश्न कीजिए। मैडम जी, हमारा प्रश्न है ये है कि हमने इस बार मक्का लगाई थी जी, तो अधिक बारिश होने से मक्का पीली पड़ चुकी है, तो उसमें बचाव के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर उसमें नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। और यदि नीचे और ऊपर दोनों पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप नत्रजन युक्त उर्वरकों का उपयोग भी करें और सल्फर का उपयोग भी करें। तो ऐसी स्थिति में आप NPK 18-18-18 जो है उसका 2 बार 5-5 दिन के अंतर से स्प्रे करें, जिससे आपको नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर तीनों पोषक तत्व आपको मिलेंगे, जिससे आपकी मक्का अगले 10 दिनों में अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद आप खड़ी फसल में नैनो DAP का भी एक बार स्प्रे लगभग 40-45 दिन की अवस्था पे कर सकते हैं, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। 45 दिन की फसल तो सर हमारी हो चुकी है। हाँ, तो अभी आप NPK 18-18-18 का उपयोग करें, 2 बार उसका स्प्रे करें लगातार 5-5 दिन के अंतर से, और उसके बाद नैनो DAP का स्प्रे कर दें।
अच्छा अच्छा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहू जी, आपने फ़ोन किया। सर, आपने अभी छिड़काव के लिए बात कही है, अभी आपने सलाह दी है, तो छिड़काव करते समय यूरिया का या स्प्रे करते समय किन बातों का ध्यान हमारे किसान भाइयों को रखना चाहिए? देखिए, एक तो पानी की मात्रा हमको पर्याप्त लेनी चाहिए। 150 से 200 लीटर पानी 1 एकड़ में हमको कम से कम उपयोग करना है। दूसरी बात, हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव नहीं करना है। जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में हमको छिड़काव करना है। जी। तीसरी बात ये कि जब हम घोल बनाएं तो घोल बनाते समय ये देखें कि एक से अधिक अगर हम रसायन या उर्वरक उपयोग कर रहे हैं तो उनकी आपस में संगतता है कि नहीं है, मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं। और मिलाने के दौरान यदि कोई फटने जैसी या कोई थक्का बनने की समस्या अगर दिख रही है आपको, तो तत्काल आप उनको फिर मिला के स्प्रे ना करें, एक बार में एक रसायन का स्प्रे करें। और स्प्रे करते समय मुंह पर मास्क लगाएं, आंखों में चश्मा लगाएं और फिर उसका छिड़काव करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ये होता है कि हमारे किसान भाई ये सोचते हैं हम ज्यादा स्प्रे कर दें तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसी भ्रांति के लिए क्या सलाह? जितना फसल की रिक्वायरमेंट है हमको उतना ही रिक्वायर करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए अभी इन्होंने बताया कि हमारा मक्का पीला पड़ रहा है, क्योंकि मक्का एक खाद्यान्न फसल है, उसको ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत है, तो हम उनको 2 स्प्रे का रिकमेंडेशन किया है। और बाद में आप नैनो डीएपी का स्प्रे करेंगे, उससे नाइट्रोजन और फास्फोरस आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो अब आपने ये तो छिड़काव की बात बताई है, हम बात करेंगे हमारी खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, वो है सोयाबीन की। सोयाबीन के लिए थोड़ा सा बताइए कि अभी इस अवस्था में क्या कैसा रहता है, कौन से रोग जो है उसको परेशान कर सकते हैं? सोयाबीन में एक राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नामक बीमारी हमारे प्रदेश में आती है। और इस बीमारी का लक्षण ये है कि जो इसमें पत्तियां हैं वो बीच बीच में पौधे जो है एक समूह में झुलसे हुए से दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्तियां पानी में उबल गई हों। अच्छा। और एक चट्टा चट्टा सा बनता है खेत में और इसके बाद पूरे खेत में फैलता है वो। अगर ये समस्या आती है तो किसान भाई पायराक्लोस्ट्रोबिन या टेबुकोनाजोल किसी भी एक फफूंदनाशी का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे किसान भाई भी देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बताएं कि कैसा होता है ये बीच बीच में जगह जगह ये मतलब स्पॉट बनते हैं इनके, और पत्तियां झुलसी हुई सी उबली हुई सी लगती हैं पानी में। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले उस स्पॉट में जो है स्प्रे करें और उसके बाद पूरे खेत में स्प्रे करें। दूसरी जो बीमारी आती है वो पीला मोजिक नामक बीमारी आती है। उसमें हरी पत्तियों के बीच बीच में पीले पीले धब्बे बनते हैं और ये बीमारी की शुरुआत अभी हो रही है। आगे चल के फिर अगर ये बढ़ती है तो हमारे उत्पादन को नुकसान पहुंचाती है। तो ये बीमारी सफेद मक्खी नामक कीट से फैलती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को निकाल के खेत से बाहर करें, नष्ट करें, और कोई भी सर्वांगी कीटनाशी जैसे एसिटामिप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड या थायमेथोक्सम का हम छिड़काव करें। तो ये समस्या हमारी आगे और नहीं बढ़ पाएगी। आपने पीला मोजेक के लिए आपने तो रासायनिक हमें विधि बता दी, कोई जैविक उपाय भी बता दीजिए। जैविक उपाय में हम रोगग्रस्त पौधों को निकाल के खेत से अलग करें और नीम आधारित जो कीटनाशी हैं या नीमास्त्र है या नीम का तेल है, इनका हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए पीले चिपचिपे प्रपंच आते हैं, उन पीले चिपचिपे प्रपंचों को हम लगा सकते हैं, जिससे कि जो है इसमें जो कीड़ों की निगरानी और नियंत्रण दोनों में काम आता है। इसके अलावा सोयाबीन में गर्डल बीटल, तंबाकू की इल्ली और फली छेदक कीट भी आता है। तो हम इसकी निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप, अलग अलग तरह के फेरोमोन ट्रैप में ल्यूर लगाएं, जिससे कीड़ों के नर कीट उसमें ट्रैप हो जाते हैं और उनकी निगरानी के आधार पर हम नियंत्रण का काम करते हैं। इस समय सफेद मक्खी जैसे हमने आपको बताया वो एक समस्या है। तो अगर ये शुरुआती दौर में आपको ऐसा लग रहा है कि पत्तियां कीड़े खा रहे हैं। आपने कहा कि ये तो रोग के बारे में हो गई, अगर कोई रोग है उसके लक्षण को कैसे पहचाने कि ये लगने वाला है, ताकि अपन पहले से तैयारी कर लें? जब हम खेत की निगरानी करते हैं, खेत में बार बार जाते हैं, तो निश्चित रूप से इक्का दुक्का पौधों में वो सिम्टम दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। हम उस पौधे को उखाड़ के बारीकी से देखें तो अलग जो हमारे दूसरे पौधे हैं उनसे ये अलग रहता है। पत्तियों पे किसी न किसी प्रकार के आपके सिम्टम दिखेंगे। बिल्कुल। उसके आधार पे हम विशेषज्ञ से सलाह लेके नजदीक में जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है या जो कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके व्हाट्सएप पे इमेज भेज के आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि आज तो वैसे भी आधुनिक ज़माना है, हम इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं। आप तो तुरंत बस एक फ़ोटो खींचिए और आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक को या कृषि मित्र को आप भेजिए, कृषि विस्तार अधिकारी को भेजिए और आपको उसका जवाब मिलेगा कि आपको कब, कैसे और कितना
कौन सा आपको उपयोग करना है और आपको अपनी फसल बचानी है। कनीराम जी, बात रोग की हो रही है, तो अगर हम पशुपालन में बात करें तो पशुपालन में भी रोग लगते हैं, पशुओं को भी बचाना पड़ता, तो पशु हमारे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इसके लिए आप पशुशाला कैसे रखते हैं? इसके लिए मैडम पशुशाला साफ सफाई रखनी चाहिए, सूखा रखना चाहिए, छोटे जानवरों को पोंछ के रोज धुलाई करना चाहिए और साफ सफाई रखना चाहिए। अच्छा। कीड़ा किलोनी नहीं लगे उन्हें। अच्छा, तो सब समय पर उपचार करना चाहिए। समय पे उपचार करना चाहिए, जैसे कि आपने बताया साफ रखना चाहिए, लेकिन बरसात का जो समय होता है ये तो मतलब वैसे भी क्या होता है, वास्तविक रूप में हम देखते हैं तो गीला ही होता है, नमी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में कैसे रखते हैं फिर उनको सही? उनको पोंछ के बिल्कुल साफ सफाई करके। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे हमारे बड़े पशु हैं उनको तो ठीक है रख लिया, जो छोटे छोटे नवजात पशु हैं उनको कैसे रखते हैं आप? उनको मैडम साफ कमरे में अलग अच्छा। रखना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, हाँ। पोंछना चाहिए उन्हें, उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और जो अगर हमारे कोई गर्भावस्था वाले पशु हैं जो गर्भ में हैं अभी और वो भरे हैं अभी तो उनको कैसे रखते हैं आप? उनको ये दूसरे पशुओं से अलग रखना चाहिए। क्यों अलग रखना चाहिए? क्योंकि आपस में लड़ाई कर दे तो। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात बताई है कनीराम जी ने। देखिए कि अगर जो आपके भरे हुए पशु हैं अभी, उनको आपको दूसरे पशुओं से अलग रखना है, छोटे पशुओं से अलग रखना है कि उन्हें धक्का ना लगे, ताकि उनकी गर्भावस्था को जो समय है वो सहूलियत भरा हो और उनको अच्छे से रख रखाव रखा जा सके। तो इस बात का हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो ध्यान रखें कि बड़े पशुओं से और दूसरे पशुओं से, गर्भावस्था वाले पशुओं को हमको दूर रखना चाहिए। आप खेती भी करते हैं, जी मैम। तो कैसे वहाँ पे रोग अगर लगते हैं तो कौन कौन से उपाय करते हैं? धान की बात करें अगर अभी अपन, तो धान के मैडम सुबह शाम जाते हैं, देखते हैं कोई कीड़ा नहीं लग रहा है, मक्खी नहीं बैठ रही, समय पे ध्यान रखते हैं। समय और पे। सोयाबीन में क्या ध्यान रखते हैं? सोयाबीन में भी मैडम यही ध्यान रखते हैं, अपन सुबह से जाते हैं, उस पत्ते उगाड़ के देखते हैं कौन कीड़ा तो नहीं लग रहा, मक्खी नहीं लग रही, फिर उसका उपचार करते हैं। दवा और अगर डाल- जो लोग नहीं जाते खेत में उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए यही कहना मैडम, समय पे हाँ ध्यान रखना चाहिए, समय समय पे जाना चाहिए। भाई, समय समय पे ध्यान देना चाहिए और समय पे खेत पे जरूर भ्रमण करना चाहिए, तभी तो आप जान पाएंगे कि आपके खेत पे चल क्या रहा है। और समय रहते अगर आप पहचान जाएंगे तो आपकी फसल और उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो अभी फिलहाल एक समय हो रहा है, वो है ब्रेक का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। और आज का जो हमारा कृषि दर्शन का विषय है वो खरीफ फसलों में रोग एवं कीट नियंत्रण है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी और साथ में है सफल किसान कनीराम पटेल हैं। और किसान भाइयों, फोन कीजिए, आपके प्रश्नों के उत्तर विषय से संबंधित है वो आपको तुरंत मिलेंगे हमारे विषय विशेषज्ञों से। फोन नंबर आपको फिर से बताते हैं, फोन है 0755-266-0049 और एक और टोल फ्री नंबर है 0755-266-00232। इन नंबरों पे फोन कीजिए और विषय विशेषज्ञों से बात कीजिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि खरीफ की फसलों की बात हो रही है। मक्का बहुत महत्वपूर्ण फसल है और इस समय तो अभी अच्छे वानस्पतिक वृद्धि पे है, तो किस तरह से जो मक्का की अभी देखभाल है, किस तरह से सामयिक कार्य करे किसान भाई? देखिए, पहली बात तो ये कि लगभग 1 महीने की मक्का भी हमारी हो गई है, 1 महीने से ज़्यादा की।
तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग किसान भाइयों ने कर दी होगी। इस दौरान अगर उनके खेत में फॉल आर्मी वर्म नामक कीट लगता है जो पत्तियों को खाता है और वहाँ पे गंदगी सी दिखती है जी। अगर ऐसा दिख रहा है तो वहाँ पे उनको तत्काल कीटनाशक, उसके फेरोमोन ट्रैप भी आते हैं, उनसे हम कीड़ों की निगरानी भी कर सकते हैं कि इसके जो एडल्ट हैं वो आने वाले हैं, तो इसके फेरोमोन ट्रैप लगाएं 4 से 5 प्रति एकड़ के हिसाब से। और तत्काल अगर ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो वहाँ पे हमको इमामेक्टिन बेंजोएट या रेनेक्सीपायर कोई भी एक कीटनाशी का तत्काल किसान भाई छिड़काव करें। दूसरा, अगर हमने अधिक मात्रा में यूरिया दे दिया और संतुलित उर्वरकों का उपयोग नहीं किया तो एक बैक्टीरियल स्टॉक रॉट नामक बीमारी भी इसमें लगती है, जहां से ये पोंगली, इसकी जो ऊपर का हिस्सा है या बीच का हिस्सा, वो सड़ने लगता है जी। और सड़े हुए हिस्से में बदबू आती है जी। तो अगर ये समस्या आ रही है तो बार बार यूरिया का उपयोग ना करें और इसके लिए ताम्रयुक्त फफूंदनाशी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या वर्तमान में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुगामाइसिन का मिश्रित फफूंदनाशी भी है, उसका स्प्रे करें और यूरिया का अधिक उपयोग ना करें। बिल्कुल, तो ये बीमारी से बच सकते हैं। आगे रखेंगे जारी। हमारे साथ किसान जुड़ रहे हैं जी। विपिन जी सागर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है आपका? जी रानी जी नमस्कार, सर को भी नमस्कार। मैं विपिन कटारे सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। मैं मक्का के बारे में जानना चाहा था डॉक्टर साहब से। मैं भी सर, डॉक्टर साहब भी देवरी विधानसभा में ही यहाँ पर हैं, इनको जानते हैं हम, त्रिपाठी जी को जी। तो मैं भी गौरझामा से ही बात कर रहा हूँ सागर में। तो मैं जानना चाहा था सर कि मक्का की बढ़वार देखा जा रहा है कि अपने यहाँ और बाकी सभी जगह बढ़वार में थोड़ी सी कमी देखी जा रही है, तो सर इसका कारण बारिश ही है या फिर कुछ और भी इसके कारण हो सकते हैं? और जो यूरिया देने का किसान भाई काम कर रहे हैं अभी फिलहाल में, तो ये अधिकतम कितने दिन तक की फसल पे यूरिया हम डाल सकते हैं, ये भी जानना था। जी बिल्कुल जी, देखिए अभी सागर जिले में बारिश लगातार हुई है, करीब 900 मिलीमीटर के लगभग बारिश अलग अलग स्थानों पे हो गई है। तो अधिक बारिश की वजह से ही अभी बढ़वार फसलों में नहीं है। अभी 3-4 दिनों से बारिश खुल गई है। तो यूरिया पहले हमने आधार खाद के रूप में कौन से उर्वरकों का उपयोग किया है इस पर निर्भर करता है। लगभग जब हमने 30 दिन की हमारी फसल हो, 30-35 दिन की, तब हमको 40 से 50 किलोग्राम यूरिया का उपयोग करना चाहिए और इसके 15 से 20 दिन बाद हमको 30 किलोग्राम के लगभग यूरिया का उपयोग मक्के में प्रति एकड़ के मान से करना चाहिए। बढ़वार अगर अच्छी नहीं है तो आप NPK 19-19-19 या 18-18-18 का भी स्प्रे कर सकते हैं। और जो दूसरा आपका प्रश्न था कि मक्के में जो बढ़वार के साथ साथ हम यूरिया कितने बार दे सकते हैं, कब तक दे सकते हैं, तो यूरिया को जितने ज़्यादा टुकड़ों में आप देंगे, 2 बार या 3 बार आप देंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप अभी 30-35 दिन पे यूरिया दें और इसके बाद 50 से 60 दिन पे यूरिया का उपयोग करें, तो निश्चित रूप से मक्के में आपकी अच्छी बढ़वार आएगी और अच्छा फलन होगा। आप फसल का समय पे ध्यान रखें, उसमें जो मैंने फेरोमोन ट्रैप हैं उनका उपयोग करें जिससे कीड़ों की निगरानी हो और फिर नियंत्रण के उपाय आप कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मक्के की बात हो गई। डॉक्टर साहब, हम बात करना चाहेंगे धान की। रोपे भी लग रहे हैं तो अभी थोड़ा सा है, अभी चल ही रहे हैं, लेकिन धान का प्रश्न हम का उत्तर आपसे बाद में जानेंगे। बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा हमारे जो नियमित दर्शक हैं वो हमसे बात कर रहे हैं। जी नंद स्वरूप जी, कैसे हैं और क्या प्रश्न है आपका? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ जो हमें रोग और कीट का प्रबंधन करना है, निस्तारण करना है या नियंत्रण करना है, तो मौसम को देखते सुबह हो, दोपहर है, शाम है, तो किस समय में नियंत्रण और निस्तारण का करना है जिसे पूर्णतया मेरे खेत से समाप्त हो जाए? बिल्कुल, देखिए आप एक तो प्रकाश प्रपंच एक आप लगाएं, इससे कई प्रकार के 15-16 प्रकार के कीड़ों की नर कीट उसमें आते हैं, तो आप उनकी पहचान करके नियंत्रण के उपाय करें। दूसरा, अलग अलग फसलों के जो फेरोमोन ट्रैप आते हैं उनको आप लगाएं, जिससे आपको उनके जो प्रौढ़ मौत हैं वो उसमें आए। और कीट नियंत्रण के लिए जो कीटनाशी का उपयोग करने की आप बात कर रहे हैं, कीटनाशी का उपयोग हमेशा शाम के समय किया जाता है। सुबह हमारे मित्र कीट सक्रिय होते हैं, इसलिए हमको कीटनाशी का उपयोग या फफूंदनाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं इस तरह से फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं और समय का ध्यान रखें। हाँ जी। और शाम के समय आप कीटनाशी का स्प्रे करेंगे दोपहर के बाद 2 बजे के बाद, तो आपका मित्र कीटों का नुकसान कम होगा और हमारी फसल में अच्छा लाभ होगा। साथ ही साथ जो जैविक नियंत्रण के उपाय हैं जैसे नीमास्त्र है, नीम के तेल का उपयोग है, या जो हमारे जैविक कीटनाशी हैं उनका भी हम 1 या 2 बार उनका स्प्रे कर सकते हैं। और अंतिम विकल्प के तौर पे हम फिर
रसायन का उपयोग करें। बिल्कुल, अंतिम विकल्प के रूप में हमें रसायन की तरफ जाना है, वरना हमको जैविक के ही तरफ रहना है, क्योंकि अब हमारी जो धरा है वो जैविक मांग रही है, ना कि रसायन मांग रही है। कनीराम जी, आप भी अभी खेती कर रहे हैं, तो रासायनिक करते हैं कि जैविक भी करते हैं? जैविक भी करता हूँ मैम। जैविक भी करते हैं। जैविक में किस तरह से उपयोग करते हैं? जैविक में मैडम इस तरह उपयोग करते हैं, गौमूत्र है, मठा है, मही, और अपना ये जीवामृत कैसे बनाते हैं आप? जीवामृत जैसे मठा है, गोमूत्र है, और मटके में डाल के उसको ये बनाते हैं। कितने दिन मटके में रखते हैं इसको? इसको रखते हैं 15 दिन में। 15 दिन में है तो ये बिल्कुल असरकारक होता है? होता है मैम। होता है। आप करते हैं इसका उपयोग? करता हूँ। कौन कौन सी फसलों में अब तक किया है आपने? मैंने मैडम सोयाबीन में भी किया, धान में किया है। अच्छा, सब्जियों वगैरह में? सब्जियों में हरापन भी आ जाता है। तो ये रासायनिक से अच्छे होते हैं? अच्छे होते हैं मैडम। अच्छा, इससे लागत कम हो जाती है? लागत भी कम हो जाती है। अच्छा, फायदा रहता है। फायदा रहता है। हम बात करना चाहेंगे कि आपके पास जो आपके पशु हैं, उनको रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण करवाते हैं? टीकाकरण कब कब और कैसे करवाते हैं? टीकाकरण मैडम हर 15 दिन में टीकाकरण करवाते। अच्छा, ठीक है ना। अब डॉक्टर साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर हम थोड़ा सा उद्यान की फसलों पे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फसलों के साथ साथ अगर हमारी सब्जियां नहीं होंगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हम उद्यानिकी फसलों की बात करें, तो फसलों में अगर सब्जियों की बात करें तो किस तरह का ध्यान रखें किसान भाई? देखिए, अभी जो सब्जियां हम लगा रहे हैं, हमको मल्चिंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। मल्चिंग से हमारे खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। तो अभी सामान्य तौर पे पॉलीथीन मल्चिंग प्रचलन में है जी। थोड़ा थोड़ा से हमारे किसान भाइयों को जैविक मल्च, जो हमारी फसलों के अवशेष हैं, धान के अवशेष हैं, गेहूं के अवशेष हैं, उनको इकट्ठा करके रख लें। उनको हम, या मक्का है, ज्वार है, इसके अवशेष रख लें, तो जैविक मल्च का उपयोग करें। दूसरी बात ये कि जब भी हम, जो हमारी वर्तमान में टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, जो भी फसलें हम अभी समय रुपाई कर रहे हैं या खेत में हैं, बोने जा रहे हैं, उनका बीजोपचार करके बुआई करें। मिट्टी का उपचार आप ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, एजेटोबैक्टर, पीएसबी कल्चर, माइकोराइजा, इनको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में मिला के आप बेड्स पे डालें, जिससे जैविक जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो खेत में पर्याप्त तैयार हो। जीवामृत तैयार करें और जीवामृत बेड पे डालें और फिर रुपाई करें या बिजाई करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। लेकिन खरीफ फसल में फिर एक बार हम ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे उड़द और सोयाबीन पे, प्रमुख फसल है, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं? और पीला मोजे का आपने तो अभी बिल्कुल बताया, एक बार पुनः चाहेंगे कि संक्षिप्त में इसको आप बताएं कि इसकी कैसे निगरानी करें और कैसे निदान करें? पीला मोजेक, इस समय पीला मोजेक का प्रकोप हल्का हल्का कहीं कहीं पे प्रारंभ हो गया है। इसमें सर्वप्रथम जो हमारी हरी पत्ती है उसमें पीले पीले स्पॉट बनते हैं और धीरे धीरे पूरी पत्ती पे वो पीलापन आ जाता है। और फिर ये अगर फूल आने के पहले पहले ये बीमारी आ गई तो हमको नुकसान ज़्यादा होता है, और फूल आने के बाद, फलियां आने के बाद अगर ये बीमारी आती है तो नुकसान थोड़ा कम होता है। तो किसान भाई प्रतिदिन सुबह शाम में जब भी खेत में जाएं, इस प्रकार के पीले पौधे अगर उनको दिख रहे हैं, तत्काल उन पौधों को निकाल के इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दें या उनको नष्ट कर दें जी। और तुरंत जो है सर्वांगी कीटनाशी आपका इमिडाक्लोप्रिड 17.8 है या इमिडाक्लोप्रिड 30.5 है, एसिटामिप्रिड है, थायोमेथॉक्सैम है, उनका और अगर और कुछ परेशानी होती तो किसान भाई किस मतलब इंटरनेट पे या किसी चीज पे सर्च कर सकते हैं? बहुत सारे ऐप हैं वर्तमान में, जैसे हमारा NCIPM का एक ऐप है जिसमें पूरा दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप। फसल निगरानी से संबंधित है, कीट व्याधियों नियंत्रण का। एक NCIPM मोरेना की वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं। किसान सारथी हमारा ऐप है, उस पर आप अपनी समस्या भेज दें। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है और हर KVK के 5-5, 7-7 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन ग्रुप से किसान भाई जुड़ें। कृषि विस्तार अधिकारी को अपनी समस्याएं बताएं और फिर वो व्हाट्सएप के माध्यम से उनका निदान प्राप्त करें। बिल्कुल। तो कनीराम जी, चलते चलते क्या हमारे किसान भाइयों को आप बताना चाहेंगे कैसे पशुपालन अच्छा करें? मैं चलते चलते मैडम सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ, साफ सफाई रखें। अब नीचे से जैसे गौशाला है, कीड़ा भी चला जा रहा, थनैला रोग का यही कारण है बनने का। अच्छा, तो साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। बिल्कुल। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो यही करें कि अपने गौशाला का बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखें। और डॉक्टर साहब, यही बात हम अपने किसान भाइयों के लिए यही है। चलते चलते क्या संक्षेप में आप बात कहना चाहेंगे? बस मेन बात यह है कि अभी बिल्कुल क्रूशियल समय है खेती का, निगरानी करें खेतों की, और यदि कोई पोषक तत्वों की कमी उनको समझ में आ रही है तो खड़ी फसल में उर्वरक डालने के बजाय वो जो घुलनशील उर्वरक हैं उनका स्प्रे करें। बाज़ार में बहुत सारे विकल्प हैं उसके,
NPK या और माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनका स्प्रे करें, निगरानी करें, और जिस प्रकार की भी समस्या आती है, कीड़ों की समस्या है तो कीटनाशी का उपयोग करें, अगर रस चूसक कीट हैं तो रस चूसक कीटों की दवा सर्वांगी कीटनाशी डालें, इल्लियाँ लग रही हैं तो उनकी दवाइयाँ अलग हैं उनको जल डालें। प्रबंधन के लिए भी थोड़ा सा बता दीजिए। और बारिश के मौसम में वैसे बहुत आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन अगर कोई लंबा ड्राई स्पेल आता है तो उस ड्राई स्पेल में आप सिंचाई स्प्रिंकलर के माध्यम से सोयाबीन में या धान में खेतों में पानी भर के आप, पानी की मांग अगर पूरी होती रहेगी, क्रांतिक अवस्था पे पौधे को पानी मिलेगा तो निश्चित तौर पे उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और सार्थक और विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष त्रिपाठी जी, आपका भी, और आपका कनीराम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने खरीफ फसलों में रोग एवं कीट नियंत्रण के बारे में इतनी अच्छी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद और हमें भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।